तो भारतीय बाजारों में एक बढ़िया गैप अप शुरुआत और उस गैप अप शुरुआत को मार्केट्स होल्ड करते हुए, हालांकि जो तेजी है वो मोर लेस एक रेंज के अंदर ही चल रही है पिछले 1 से 1.5 घंटे में, लेकिन फिर भी मार्केट्स में जो खरीदारी है वो इंटैक्ट है और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज भी पॉजिटिव साइड पे आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेंगी। इसीलिए एडवांस डिक्लाइंस के लिहाज में एडवांस ज़्यादा बेटर है डिक्लाइन है कंपैरिजन में। तो ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी के साथ आज भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है और एक अच्छी तेजी मार्केट्स में बनी हुई है। अरुण मंत्री हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर, मंत्री फिनमार्ट के। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे ही आपका व्यू लूंगा क्योंकि 125 अंकों की तेजी है और इंडेक्स लास्ट वीक काफ़ी वोलेटाइल था। थर्सडे को एक मेगा ड्रॉप, उसके बाद वापस फ्राइडे को लोअर लेवल से शॉर्ट कवरिंग। सो आज के लिहाज से देखिए तो आप कैसे देख रहे हो? गैप को सस्टेन तो कर रहा है मार्केट्स, कैसे रीड करें मार्केट्स को, आज क्या करें अभी? देखिए सुमित जी, गुड आफ्टरनून। देखिए आपको याद होगा सुमित जी, जब इजराइल और ईरान की न्यूज से एक दिन पहले मार्केट में एक सडन फॉल देखने को मिला था। 22,320 22,330 का हाई था, उसी के आसपास का हाई आज भी नजर आ रहा है। इसीलिए करंट लेवल पे मार्केट में खरीदारी की राय नहीं है। थोड़ा डिप आ जाता है अगेन 22,200 220 तक अगर डिप आ सकता है, कि जिसकी उम्मीद भी है कि 50-60 पॉइंट का डिप मार्केट में आ सकता है, वहां पे खरीदारी की राय रहेगी। तो 22,200 22,220 के पास मिलता है तो वहां पे निफ्टी को लॉन्ग करने की सलाह है। करंट लेवल पे लॉन्ग ना करें क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अगर निफ्टी 22,320 के ऊपर निकल जाता है देन एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इसलिए बाय ऑन डिप्स करें, 22,150 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें। 22,320 के ऊपर निकलेगा तो फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। 22,300 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट, 22,150 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग जा सकते हैं। निफ्टी बैंक सपोर्ट करे क्या अरुण जी? क्योंकि आज भी एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का सपोर्ट है मार्केट्स को। सो अगर एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा रिवर्सल दिखा देता है तो क्या निफ्टी बैंक का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा? नहीं संदीप जी, आपने कहा एचडीएफसी बैंक एक लेगार्ड रहा है। अगर ये सपोर्ट कर देता है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी एक राइडिंग सीट पे आ सकता है। अगेन बैंक निफ्टी में भी वही सलाह रहेगी, 47,500 47,400 एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बेस भी है। सेकेंडली एक अच्छा सपोर्ट भी वहां पे नजर आ रहा है। इसलिए 100-150 पॉइंट की रेटिंग बैंक निफ्टी में भी आती है तो आप डेफिनेटली बैंक निफ्टी को भी ले सकते हैं 47,400 के स्टॉप से। एक ही दिक्कत है, एचडीएफसी बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर एचडीएफसी बैंक में थोड़ा उछाल आ जाता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी आपको ओवरऑल मार्केट को ऊपर लेके जाता हुआ नजर आए। इंडिविजुअल स्टॉक वाइज अरुण जी कहां पर आप लॉन्ग हो? कोई स्टॉक जिस पर आपकी नजर है? देखिए अगेन दो स्टॉक चुने, एक तो ब्रेकआउट वाला स्टॉक है, एक मुझे लग रहा है पावर ग्रिड में एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। एक ओवरऑल हायर हाइज हायर लोस का रुझान कंटिन्यूस बन रहा है तो 280 283 के पास बाय करें। 279 का स्टॉप लॉस रहेगा और 295 तक मुझे लग रहा है पावर ग्रिड जाना चाहिए। सेकंड स्टॉक अगेन एक बॉटम फिशिंग वाला कैंडिडेट है, एशियन पेंट्स में मुझे लग रहा है एक अच्छे बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। 2840 के आसपास ये भी ट्रेड कर रहा है तो 2800 के स्टॉप लॉस के साथ एशियन पेंट को बाय करने की सलाह रहेगी। 2935 का ऊपर में टारगेट है। एशियन पेंट 1.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। डे हाई के आसपास ये भी पहुंच गया है, 2840 2841 के ज़मीन्स पे ये कामकाज कर रहा है। एक अच्छे पिक के तौर पे आप इसको भी देख सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी गिरावट दिखा चुका है। सो डाउनवर्ड जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो एटलीस्ट कैप्ड हैं। इसीलिए आप लॉन्ग साइड पर अगर देखना चाह रहे तो एक बार को एशियन पेंट्स को देख सकते हैं। आगे बातचीत करूँगा अरुण जी से, लेकिन पहले कुछ मिड कैप गेनर लूजर के ऊपर नजर डाल लेते हैं। मिड कैप इंडेक्स जो कि आज सुबह से ही करीब 3-4% की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। तेज़ी तो बरकरार है और वो रेंज बाउंड भले ही है पिछले 1-1.5 घंटे से, लेकिन अभी भी तेज़ी में देखने को मिल रहा है। कहाँ पर खरीदारी है उसमें पहला नाम आता है यूनियन बैंक, 4% के आसपास की बढ़त है। केनरा बैंक करीब 3% ऊपर है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 3% ऊपर है और यूको बैंक 2.5% तेज़ी यहाँ पर देखने को मिले। तो सरकारी बैंकों में एक अच्छी खरीदारी है। फार्मा में आज बायोकॉन चल रहा है 3% ऊपर, जाइडस लाइफ 3% ऊपर, एल्केम लैब 3% ऊपर, टोरेंट फार्मा करीब 2.5% तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। महिंद्रा लाइफ स्पेस करीब 4% ऊपर ये है, शोभा 4.5% ऊपर है, मैक्रोटेक डेवलपर्स 2.5% ऊपर है और इंडिया बुल्स रियल स्टेट 2.5% तेजी यहां पर भी है। स्ट्रॉन्ग अप मूव है वोल्टास में, 7% की तेजी यहां देखने को मिल रही है ब्रोकरेज के अपग्रेड के बाद। वर्लपूल 6% ऊपर ये भी कामकाज कर रहा है। हेवेल्स 3% ऊपर आ गया। क्रॉम्पटन यानी कि जितने भी एसी रिलेटेड या कंज्यूमर ड्यूरेबल रिलेटेड है सब में खरीदारी है। पावर से आज जी पावर करीब 7% ऊपर है, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर सर्किट पर। एबीबी कैपिटल गुड स्पेस से 3.5% ऊपर, एसजेवीएन 3.5% ऊपर ये भी है। फर्टिलाइजर स्पेस से जीएसएफसी 6.5% ऊपर, एनएफएल 5.5% तेजी यहाँ है, आरसीएफ 5% ऊपर है और फैक्ट में भी खरीदारी है। इसके अलावा मिड कैप में लीड कर रहा है बीएफ यूटिलिटीज़ करीब 9% ऊपर, उसी का इम्पैक्ट बीएफ इन्वेस्टमेंट में 13% ऊपर। कैपिटल गुड्स स्पेस से सीमेंस और एक्साइड बढ़िया शॉर्ट कवरिंग में प्रिवेल कर रहा है। बिकवाली आज मिड कैप में जीएसपीएल में है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है,
एक न्यूज़ फ्लो के बीच में 19% नीचे, परसिस्टेंट कमज़ोर मार्जिन की गाइडेंस 9.5% नीचे, और वोडाफोन आइडिया बैन के अंदर भी और आज एफपी पूरा भरा 4.5% नीचे, और बिरला सॉफ्ट करीब 2.5% के आसपास बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। अरुण सर, इनमें से दो नाम चुनूंगा, एक है वोल्टास जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ का अपग्रेड का इम्पैक्ट है, और दूसरा परसिस्टेंट वीक नंबर्स के बीच में 9% नीचे आ चुका है। अब क्या करें इन दोनों में? संदीप जी अगेन, सुमित जी अगेन, मुझे लग रहा है ओवरऑल वोल्टास में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। यूबीएस का अपग्रेड भी देखने को मिला है। ओवरऑल मुझे लग रहा है ये स्टॉक अच्छे मोमेंटम में रहेगा। 1420 1440 इमीडिएट तौर पर मुझे लग रहा है आज या कल के सेशन में जाता हुआ नजर आएगा। तो 1440 के टारगेट के साथ इसको होल्ड करके चल सकते हैं। अगेन नई खरीदारी की राय नहीं है, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट आज भी काफी ऊपर है। 4 से 5% की तेजी आज भी बता रहे हैं, अभी तो 6% के आसपास है। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल नई खरीदारी की राय नहीं है, पर जिनके पास है उनको 1440 के टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए। अगेन परसिस्टेंट, ओएफएसएस, सभी जो भी आईटी स्टॉक्स अगेन प्रेशर में नजर आ रहे हैं, इसलिए परसिस्टेंट में कोई खरीदारी की राय नहीं है, कोई बॉटम फिशिंग अभी परसिस्टेंट में करने की राय नहीं है। ओवरऑल मुझे लग रहा है सपोर्ट्स ब्रीच कर चुका है, और यहाँ से भी 3 से 4% की गिरावट परसिस्टेंट में देखने को मिल सकती है। तो दोनों में ही कंपैरिजन करते हैं तो मुझे लग रहा है वोल्टास ज्यादा बेटर है। 40-50 रुपए का मूव और वोल्टास में देखने को मिल सकता है। तो परसिस्टेंट में प्रेशर और बढ़ सकता है, लेकिन वोल्टास में आप लॉन्ग ना करें। कोई फॉल आए तो लॉन्ग करें, अगर आपके पास लॉन्ग है तो आप होल्ड करें। 30 से 40 रुपए का अपसाइड और स्टॉक में खुल सकता है। लेकिन अब बाजार की आज सबसे बड़ी कंपनी, देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के तिमाही नतीजे आने वाले हैं, और आज बाजार की नज़र उसके ऊपर। तो रिलायंस के Q4 नतीजों पर कैसे नंबर्स होंगे, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ नीरज जी मौजूद भी हैं। दशकों से नीरज जी रिलायंस के नंबर्स को ट्रैक कर रहे हैं। नीरज जी, बहुत कुछ डिपेंड करता है रिलायंस के नंबर्स के ऊपर, रिटेल स्पेस को लेकर, ऑयल एंड गैस स्पेस को लेकर, टेलीकॉम स्पेस को लेकर। सो क्या उम्मीदें लगाई जाए इस बार रिलायंस के नंबर्स में? और एक आकलन ये कह रहा है कि शायद रिकॉर्ड ईबीटा का नंबर आता हो दिखाई पड़ सकता है। ऐसा क्यों होगा? इसलिए होगा ऐसा क्योंकि जो रिफाइनिंग मार्जिन है वो बहुत बढ़िया होंगी, क्योंकि क्वार्टर के दौरान ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर थे, तो उसका फ़ायदा आपको मार्जिन्स में देखने को मिलेगा। इसलिए ऑपरेटिंग नंबर्स काफ़ी बढ़िया होंगे। बेस्ट क्वार्टरली एबिटा हो सकता है, जो कि हमारा अनुमान है कि लगभग होना चाहिए करीब 42,500 करोड़ का एबिटा हो सकता है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। 4.5 से 5% की तेज़ी इस पर बढ़ सकती है। कंसोलिडेटेड नंबर भी अगर आप देखेंगे तो 2,35,850 का हमारा अनुमान है। ये रेवेन्यू होना चाहिए, जो कि पिछले क्वार्टर से करीब 5% से ज़्यादा की बढ़त दिखाएगा। इसी तरीके से आप प्रॉफिट देखेंगे तो वहाँ पे भी करीब 13-14% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब ये कहाँ से आ रही है, तो पहले इसके हाईलाइट समझिए आप। एबिटा हमने कहा बहुत अच्छा आएगा, तो उसमें ऑयल एंड गैस, रिफाइनिंग और रिटेल की तरफ से काफ़ी बढ़िया नंबर्स देखने को आपको मिलेंगे। O2C जो जहाँ से रिकवरी बहुत अच्छी हुई थी, मार्जिन बहुत अच्छे आए थे, बहुत ही डिफ़िकल्ट ब्लॉक से गैस आने लगी थी, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। और पेटकेम मार्जिन्स भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुए हैं, ओनली बिकॉज क्योंकि डिमांड बहुत अच्छी थी, स्प्रेड बहुत अच्छा बना था। जब भी क्रूड ऊपर जाता है तो स्प्रेड बहुत अच्छा बनता है, तो यानी एक बैरल तेल को रिफाइन करके जो भी पैसे बन रहे हैं वो उसमें मार्जिन में रिफ्लेक्ट होते हैं। अब आप जियो रिटेल का पहले देख लेते हैं। रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू लगभग, ये साल दर साल में कंपेयर कर रहा हूँ, 21% से ज़्यादा की ग्रोथ के साथ 84,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे होना चाहिए। और एबिटा देखेंगे तो 24-25% की ग्रोथ यहाँ पे बन रही है, और मार्जिन में भी 0.2% का इम्प्रूवमेंट है। तो अब आप अगर 84,000 करोड़ है, एनुलाइज करें इसको चारों क्वार्टर के, तो 3-3.25 लाख करोड़ का रेवेन्यू कंपनी क्लॉक करने की स्थिति में आ चुकी है। जियो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैटिश नंबर रहेंगे। आरपू में कोई बढ़त की उम्मीद नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैरिफ पे कोई चेंज हुआ नहीं, तो इसलिए आरपू बढ़े नहीं। सब्सक्राइबर बढ़ के 48 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा हो चुके होंगे। लेकिन यहाँ पे भी ऑपरेटिंग नंबर्स में लगभग 2.25% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, और वो 13,000 करोड़ के आसपास बनना चाहिए, 14,000 करोड़ के आसपास आना चाहिए, और रेवेन्यू 26,000 करोड़ के, इसमें 2.5% की ग्रोथ है। तो तीनों सेगमेंट्स आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। खाली आरपू के फ्रंट पे हमें लगता है कि फ्लैट रह सकते हैं। आगे जाते हुए गाइडेंस क्या होगी इस पर डिपेंड करेगा, लेकिन अगेन एक ये रिकॉर्ड क्वार्टर होगा ऑपरेटिंग लेवल पे। तो मुझे लगता है कि रिलायंस ने कभी बाजार को निराश नहीं किया है, तो आज भी वैसे ही नंबर आने चाहिए।
तो रिकॉर्ड लेवल पर एबिटा का नंबर आने का अनुमान लगाया जा रहा है। मुनाफे का नंबर करीब 19,500 करोड़ के आसपास का नंबर मुनाफे फ्रंट पर रहेगा। आरपू का नंबर क्रूशल है, उस पर नजर डालिएगा। और अदरवाइज जो रिटेल का बिजनेस है वहां से किस तरह के नंबर्स आते हैं, तो आज शाम को ये नंबर्स होंगे जिन पर हम आगे भी नजर रखेंगे। लेकिन आज रिलायंस सो फार हर निशान में ही कामकाज कर रहा है, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में मार्केट्स को होल्ड भी कर रहा था। अरुण, आप कैसे रीड कर रहे हो नंबर्स को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के? कैसे देखा जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज को, शेयर को? अगेन सुमित जी, ओवरऑल 100 पॉइंट्स की रेंज में 2900 से 3000 ये इसी रेंज में स्टॉक चल रहा है। पर मुझे लगा जैसे ये स्टॉक 3000 के ऊपर निकलेगा, इसमें शॉर्ट कवरिंग जरूर देखने को मिल सकती है। अगेन आज शाम में नंबर्स आने हैं, अगर नंबर सरप्राइज करते हैं, स्टॉक ऊपर जाता है तो हो सकता है डेफिनेटली ये स्टॉक 3000 से 3050 तक के लेवल छूता हुआ नजर आए। पर हिस्ट्री यही बोलते हैं जब भी रिजल्ट्स आता है स्टॉक एक कंसोलिडेशन में रहता है, यूजुअली प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है। पर अगेन टेक्निकली अगर स्ट्रक्चर की बात करें, 2900 जब तक होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है स्टॉक 3000 3040 तक जा सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जहां पर आप नज़र बना के रख सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं उसका प्रभुत्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। लेकिन आज शाम को नंबर्स हैं, इसलिए इसके ऊपर बात करना जरूरी भी था। अब नंबर्स की बात आ रही है तो कल कुछ और नंबर्स भी आएंगे, उनको भी देख लेते हैं। मिड कैप में नंबर्स आने वाले हैं M&M फाइनेंशियल के और साथ साथ MCX के। ये दो नंबर्स और आप एक बार देख लीजिए। पहले M&M फाइनेंशियल के नंबर्स को लेकर आए, किस तरह की स्थितियों का अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा है। वैसे तो M&M फाइनेंशियल के नंबर्स बेटर साइड पे मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है। करीब 1790 करोड़ रुपए का एक NII का अनुमान है 1600 करोड़ रुपए के सामने, और मुनाफा 731 करोड़ रुपए रह सकता है 684 करोड़ रुपए के सामने। ये एक बाजार का अनुमान लगाकर चला जा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, पिछली तिमाही के अंदर इनकी प्रोविजनिंग का नंबर इतना नहीं था, लेकिन पिछले साल में इस बार ही प्रोविजनिंग अगर क्यू ऑन क्यू देखेंगे तो 328 करोड़ रुपए से घटकर 120 करोड़ रुपए के आसपास की प्रोविजनिंग आएगी, और जिसकी वजह से कंपनी की क्यू ऑन क्यू बेसिस पे जो नंबर है वो आपको बेटर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि प्रोविजनिंग के नंबर में एक बड़ा ड्रॉप आता हुआ दिखाई पड़ा है। डिसबर्समेंट के नंबर अगर आप YOY बेसिस पे देखेंगे तो अच्छे साइड पे ही रहेंगे, और जो फार्म स्पेस की जो पिकअप आ रही है स्लोली एंड स्टेडली आने वाले क्वार्टर के लिए, उसकी कमेंट्री के ऊपर मार्केट नजर रखेगा। 11% के आसपास के डिसबर्समेंट YOY बेसिस पे देखने को मिले हैं, और तिमाही आधार पर जो मार्जिन्स हैं उनमें करीब 5 बेसिस पॉइंट के आसपास का इंप्रूवमेंट रहेगा। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस नंबर अच्छे रहेंगे और YOY बेसिस नंबर इतने खराब नहीं रहेंगे, वहां पर भी बेटर साइड पे नंबर रहेंगे। दूसरी तरफ आता है MCX का नंबर, और MCX का नंबर बहुत ही स्ट्रांग आएंगे, क्योंकि क्यू ऑन क्यू और YOY दोनों ही बेसिस पे एक लो बेस का इफेक्ट भी आएगा, और क्यू ऑन क्यू तो घाटे से मुनाफे में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो YOY बेसिस पर जो इनकी नेट सेल से करीब 209 करोड़ रहेगी, 57% की बढ़त, मुनाफा लो बेस के सामने 100 करोड़ रुपए आएगा, और एबिटा भी करीब 2 करोड़ के सामने 131 करोड़ आएगा, यहाँ पर भी लो बेस था। YOY एक एडजस्टमेंट जिसकी वजह से लो बेस और उसकी आधार पर नंबर अच्छे हैं। टोटल जो फ्यूचर वॉल्यूम है वहाँ पर थोड़ी सी कमी रहेगी, लेकिन YOY जो वॉल्यूम्स है उसमें एक पिकअप आने का अनुमान है, और सीक्वेंशियल बेसिस पे जो इनका ADT वॉल्यूम है वहाँ पर एक अच्छा सुधार आने का अनुमान लगाकर चला जा रहा है, दोनों ही आधार पर YOY और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो ऑप्शन का बिजनेस है वो बहुत स्ट्रांग है। कई सारे अप्रूवल्स इन्होंने एक्सचेंज मतलब अपने रेगुलेटर को दे रखे हैं, और वो अप्रूवल्स आने की उम्मीद लगाई जा रही है। और क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस में एक अच्छा बूम रहा है स्पेशली गोल्ड सिल्वर के तौर पर, तो मार्केट मान के चल रहा है कि शायद एक बेटर साइड पे वॉल्यूम यहाँ पर ड्राइव होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट नंबर्स जो हैं इनको भी आप आधार बना के चल सकते हैं। इनके ऊपर हम आगे बातचीत करेंगे। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स उस पर भी चर्चा करते हैं, छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और मार्केट्स पे नजर डालिए तो जो तेजी है, जो खरीदारी है वो बरकरार है मार्केट्स के अंदर, और इनफैक्ट एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है मार्केट्स, मिड कैप स्मॉल कैप सभी। लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट में, जहां पे सरकार ने स्पेक्ट्रम आवंटन याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। सरकार ने बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम आवंटन पर कोर्ट से सफाई मांगी है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ असीम मौजूद भी हैं। तो असीम, क्या डिटेल है आपके पास? देखिए, साल 2008 में सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम का आवंटन किया था। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सारा स्पेक्ट्रम का एलोकेशन जो है वो रद्द कर दिया था, और सरकार को निर्देश दिए थे कि क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्स है तो आप इसका सुनिश्चित करें कि आगे जितना भी आप स्पेक्ट्रम जो है उसको दे, कंपनियों को दे, तो उसकी नीलामी की जाए। तो अब सरकार ये चाहती है कि जो भी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज कंपनी है उनको स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाए, क्योंकि टेक्नो इकोनॉमिक रीजन की वजह से
उन कंपनियों को स्पेक्ट्रम की नीलामी कर पाना संभव नहीं है। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और कहा है कि कुछ पर्टिकुलर इंस्टांसेस में सरकार के पास इस बात की छूट हो कि जितने भी स्पेक्ट्रम है उसका एलोकेशन किया जाए, ना कि उसका ऑक्शन किया जाए। तो आज जो है सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस पूरे मामले को जल्द सुनवाई करने की मांग रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें इस मामले पर मेल कर दीजिए, हम जल्दी इसको लिस्ट करेंगे। तो जल्दी इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और उसके बाद सरकार को जितनी भी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज कंपनियां देने चाहती है उनको स्पेक्ट्रम आवंटन करने का रास्ता साफ हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया असीम, ये तमाम डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए। ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बार खिलाड़ियों का अपडेट भी देख लेते हैं किस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही हैं। हफ्ते का पहला सत्र है, अब तक जो सिचुएशन है उसमें एक अच्छा गैप तो मिला ही है, लेकिन इस हफ्ते हमारे साथ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें संकल्प चतुर्वेदी, रुचित जैन और साथ साथ प्रदीप होचंदानी हैं। तीनों के रिटर्न आपकी स्क्रीन पर हैं। संकल्प सो फार 1.5% के नेगेटिव रिटर्न के साथ कामकाज कर रहे हैं। रुचित .5% पॉजिटिव हैं और प्रदीप होचंदानी करीब फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ सो फार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार अब आज हम बातचीत करेंगे नो योर कंपनी में एलिकॉन इंजीनियरिंग की मैनेजमेंट साथ एलिकॉन ग्रुप के कंपनीज के ग्रुप CFO कमलेश शाह हमारे साथ मौजूद रहेंगे नंबर्स पे बातचीत करने के लिए और तमाम डिटेल्स के ऊपर भी चर्चा करने के लिए। तो उनसे बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस पार नो योर कंपनी में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।